अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सादिया इमाम की। सादिया इमाम के एक इंटरव्यू से मुझे कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि 90s के दौर के जितने भी हीरो हैं, जैसे कि अदनान सदीकी, फैसल कुरैशी, एजाज़ असलम, हुमायूं सईद और इनके साथ साथ जितने और बाकी एक्टर्स थे, वो सारे के सारे ठरकी हैं। सादिया इमाम के इस बयान से मुझे यूँ लगा कि जैसे सादिया इमाम ये बताना चाह रही हैं कि मैं उस दौर की बहुत अच्छी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले ये जितने भी लोग हैं ये बहुत ठरकी थे। सादिया इमाम बताती हैं, निदा यासिर के शो में आई थी और बताती हैं कि मैं जब 90s का दौर था तो मेरे साथ मेरी एज की बहुत कम लड़कियां थी, मैं नज़र आती थी, क्योंकि उस दौर में मेरे से सीनियर ज़्यादा थी। सबा फैसल हो गई, सबा हमीद हो गई, लाला ज़ुबैरी हो गई, ये सब थी। लेकिन मैं जो है वो बहुत छोटी छोटी थी, यंग एज में आई थी। एक तो उनके कहने का मतलब ये था कि मेरी एज बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी एज की हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत यंग और इन सब से बहुत छोटी हूँ। खैर, छोटी होंगी इसमें शक नहीं है। उसके साथ वो ये बताती हैं कि एक वक्त ऐसा था, ये शोबिज़ इंडस्ट्री के वो बड़े स्टार्स जिनका एक नाम है, जिन्होंने अब तक काम कर रहे हैं, वो हर रोज़ हर रात मेरे घर पे होते थे। मतलब गलत ना लीजिएगा, हर रोज़ मेरे साथ होते थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मेरे घर पे खाना ना हो, ये सब इकट्ठे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ऐसे लोग, ऐसे मुनाफिक लोग थे, इन बड़े बड़े स्टार्स ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े नामों ने मेरी पीठ पीछे छुरा खोपा है। मैं इनके हाथों डसी हुई हूँ। अब उनका ये जो जुमला था, इसको भी लोगों ने बड़ा हेर फेर लिए, मतलब क्या कहते हैं, डबल मीनिंग लिया कि मैं इन सब के हाथों डसी हुई हूँ। लेकिन उसका मतलब ये था, हमारे दौर में जितने भी बड़े बड़े ड्रामे बनते थे वो ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरह की जगहों पर शूट होते थे। हम ज़्यादातर बाहर शूट करने चाहते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीवी का दौर था तो फिर ज़ाहिर है बजट भी ऐसा होता था, वीज़े भी आसानी से लग जाते थे, तो ड्रामे ज़्यादातर बाहर शूट होते थे। वो ये कहती हैं कि जब ड्रामे बाहर शूट होते थे, वो लोग जो मेरे साथ रोज़ खाना खाते थे, मेरे घर पर बैठे रहते थे, लेकिन जब बाहर का कोई प्रोजेक्ट होता था तो उनकी कोशिश ये होती थी कि सादिया इमाम को ना लेकर जाए। अब इसमें भी सादिया इमाम जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट अपने लिहाज से बताती हैं। वो कहती हैं कि मुझे इसलिए नहीं लेके जाना चाहते थे क्योंकि मैं पार्टी शार्टी नहीं करती थी, और ये हमारे जितने बड़े एक्टर्स हैं इनको चाहिए होती थी, डायरेक्टर सबको चाहिए होती थी कोई ऐसी हीरोइन जो बाहर ज़ाहिर है या अमेरिका शूट करने जा रहे हैं तो उनके साथ वो क्लब भी जा सके, वहाँ जाके ज़रा शुगल भी कर सके। वो नाइट जो क्या होता है, नाइट क्लब होते हैं, वहाँ पे डांस होते हैं। ये वो मैं कभी गया नहीं ना असल में, इसलिए मुझे नहीं पता। खैर, वो ये बताना चाह रही थी कि मुझे इसलिए काम ज़्यादा उस वक्त में नहीं मिलता था या बाद में मिलना इसलिए कम हो गया क्योंकि मैं इस तरह की थी नहीं। मैं तो शूटिंग के बाद सीधा घर आती थी और मैं तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ना आना ना जाना, ना मेरा कोई लेना ना देना, तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहती थी। तो मैंने क्या किया भाई, जब मैंने ये देखा कि ये लोग तो सारा दिन मेरे घर पे होते हैं, मेरे साथ खाते पीते हैं, हमारे घर में दावतें जो हैं ठूसते हैं, लेकिन जब बाहर का कोई काम आता है, बाहर कहीं जाने का वीज़ा शीज़ा लगने का टाइम आता है तो मेरा नाम ही काट देते हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट में बाहर चली भी जाती थी तो मेरा किरदार छोटा होता था मुझसे किसी और को। अब सोचा जाए तो 90s के दौर के कौन से ऐसे ड्रामे थे जिनमें सादिया इमाम बाहर गई हों और कोई और एक्ट्रेस जो हैं इनके साथ उसको बड़ा करैक्टर मिला हो। हालांकि सादिया इमाम बड़ी एक्ट्रेस थी लेकिन उसके बावजूद, तो इनका कहने का मतलब क्या था कि उस दौर में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो बाहर जाती थी और इन सारे एक्ट्रेस के साथ शुगल मेला भी करने के लिए तैयार होती थी, क्लब्स में जाने के लिए तैयार होती थी, पार्टी। ये तो अब सोचने वाली बात है। अगर आपको 90s के कोई ऐसे ड्रामे पता हैं जो बाहर शूट हुए हैं, सादिया इमाम जिसमें थी, और वहाँ पर सादिया इमाम का कैरेक्टर छोटा हो और उस दूसरी एक्ट्रेस का कैरेक्टर बड़ा हो। खैर, इस इंटरव्यू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि साढ़े जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं वो पहले ही बड़े मशहूर सन ठरकी, जैसे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस पहले भी कह चुकी है। माहिरा खान कह चुकी है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे स्पेशली कहा गया हुमायूं सईद से बच के रहना, और एक प्रोग्राम के दौरान मैं नीचे पानी पीने के लिए गई या वॉशरूम गई तो आगे हुमायूं सईद और मैं और वो अकेले थे।
मैं तो डर गई भाई, ये तो हुमायूं है, अब मैं क्या करूँगी। हुमायूं ने मुझसे बातचीत शुरू की, मैंने भी उनसे बात की और मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ठरकी हैं। वो कहते हैं भाई मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। इसमें शक भी नहीं होगा। अब जाहिर है कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बड़ा है फनकार, जिसके पास पैसा, वड्डी गड्डी, वड्डा कार, वड्डी चाबी, बैंक बैलेंस, सब कुछ, तो कुड़ियाँ तो पीछे आन गई ना यार। और वो लड़कियां जो चाहती हों कि मुझे चांस मिल जाए, तो फिर हुमायूं सईद की गलती तो ये, फिर हुमायूं सईद को ठरकी कहना गलत है। ठरकी तो वो लड़कियां हैं जो इनके पीछे जाती हैं और उनको गलत रास्ते पे लगाती हैं। हुमायूं सईद तो बेचारे मासूम है, तो सी अड्डे ही मासूम नहीं हो। खैर उन्होंने ये भी बताया था कि एजाज असलम और ये बाकी सारे, इनका भी नाम लिया था, लेकिन हुमायूं सईद का स्पेशली नाम था। खैर उनका जो सादिया इमाम का मतलब है वो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी दानिश तैमूर और आयज़ा खान के बारे में। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारी ये खबरें चल रही थी कि आयज़ा खान और दानिश तैमूर की तलाक हो चुकी है या फिर दोनों की सेपरेशन चल रही है। इस तरह की खबरें बहुत सारी आ रही थी। तो होता कुछ यूँ है कि दानिश तैमूर जो कि किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन जंग अखबार, जंग न्यूज़ वालों ने उनसे रब्ता किया और दानिश तैमूर से ये सवाल किया कि आप के बारे में जो खबरें चल रही हैं कि आयज़ा खान और आप अलग हो चुके हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या कुछ है। तो उस पर उन्होंने बताया कि भाई मैं और आयज़ा मेरे बच्चों की माँ है, मेरी बहुत अच्छी प्यारी बीवी हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। आजकल मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दिन रात बिज़ी हूँ, वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट में दिन रात बिज़ी हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजर रही है। बस कुछ लोग जो है हमारी ज़िंदगी को ऐसा हंसता बसता नहीं देख पा रहे। ये कहना था दानिश तैमूर का। लेकिन बात सोचने की ये है कि आयज़ा खान जो हैं वो दिन रात बिज़ी हैं, ये भी दिन रात बिज़ी हैं। वो अपने फ़ैन पेजेस को जवाब दे रही हैं कि ये रूमर्स है, ये झूठ है, ये सब कुछ है। कभी दानिश तैमूर की भाभी आकर सामने ये बात कहती हैं। अब इतनी ये बातें फैल चुकी हैं, तो सोचने की बात ये है कि आयज़ा खान और दानिश तैमूर क्या दोनों यकीनन आते तो घर पे ही हैं, शूट के बाद बहुत बिज़ी होंगे, लेकिन जब घर आते हैं तो एक छोटा सा वीडियो लगा देने में क्या हर्ज है। दोनों एक दूसरे के साथ कोई पुरानी तस्वीर लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे। आप दोनों जब आपस में मिलते होंगे खाने के टेबल पे या रात को ज़ाहिर है बेडरूम में एक ही होंगे। आप बुशरा अंसारी जी की तरह तो नहीं, वो कहती हैं कि मैंने अपना बेडरूम अलग रखा हुआ है, इकबाल का बेडरूम अलग है। भाई तुम जब मर्ज़ी सो, जब मर्ज़ी उठो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जब मर्ज़ी आऊँ, सोऊँ, उठूँ, जागूँ, मुझे कोई गर्ज नहीं। आप बुशरा आपा का तो ये अपना एक तरीक़ाकार है और वो ये कह चुकी हैं। मैं तो बिल्कुल ऐसे रहती हूँ भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, उठने जागने बैठने में कोई लड़ाई होती ही नहीं। लेकिन आप लोगों का तो ऐसा नहीं होगा, यकीनन आप लोगों का तो बेडरूम में एक होगा, आप लोग मिलते होंगे। तो ये जो अफवाहें हैं उनको छित्तर क्यों नहीं मारते आप यार। पाजी तुसी ला लो अपनी जुत्ती ते हो जाओ शुरू ए जिन्नियां अफवाहां उन्होंने सीधा करो। भाई अल्लाह ना करे आप लोगों की डिवोर्स हो, लेकिन एक वीडियो यार ऐसे रख के बना देने में क्या फ़र्क पड़ता है। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी गोविंदा के बारे में। आज तक गोविंदा की जो वाइफ है वो गोविंदा को बहुत बुरा भला कहती रही कि भाई बहुत नकम्मा आदमी है। मैं इसको कहती रही कि तुम, आप गोविंदा बोले हैं, गोविंदा ने क्या बात की है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। उनकी जो वाइफ है वो उनको इंसल्ट करती रही। उनके पॉडकास्ट जो कि 2-2 घंटे के पॉडकास्ट हैं उसमें कोई और टॉपिक नहीं होता था जिसमें वो किसी और के बारे में डिस्कस करती। बस गोविंदा को जलील करना, उनको रुस्वा करना, उनके बारे में बुराइयां करना, सब कुछ और कुछ नहीं। अब क्या होता है जी कि पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने गोविंदा के बारे में ये कहा कि भाई अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ फिर रहा है, शर्म नहीं आती इसको, शुगर डैडी बना हुआ है। और गोविंदा जो है वो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ घूमता फिरता और नकारा आदमी, बेकार आदमी, शर्म नहीं आती इसको। इसके साथ साथ वो ये भी पहले कह चुकी हैं कि वो इंतहाई बेकार आदमी है। ये मैं पता नहीं सोच के बोल रहा हूँ यार, वो कैसे बोलती होंगी अपने, जिस औरत ने
मेरा ख्याल है कि 25-30 साल या 40 साल गोविंदा के साथ गुजारे और उन्हीं के पैसों पर अपनी अय्याशियाँ की, सब कुछ बनाया। आज गोविंदा जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर हैं और उनको जलील कर रही हैं। ये कहती हैं कि भाई, मैं कहती हूँ कि लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुम अपना वेट लूज़ करो, अपने आप को ठीक करो और काम करो। तुमसे अच्छा एक्टर कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया के सामने आकर अपने शोहर को जलील कर करके 200 पॉडकास्ट आपने कर लिए, 200 मतलब हज़ारों बातें कर ली, लेकिन अब गोविंदा को इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि गोविंदा उनके बारे में बात करे। गोविंदा जब भी सामने आते थे और उनका बड़ापन था, वो ये कहते थे कि भाई वो यार बीवियाँ ऐसी होती हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप बोले। गोविंदा का बड़ापन था। लेकिन अब जब गोविंदा को गालियाँ दी, गोविंदा को बुरा भला कहा और बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, तो गोविंदा सामने आए। उन्होंने कहा कि देखें सुनीता, क्या नाम है, सुनीता जी या क्या नाम, सॉरी। तो वो कहते हैं कि देखें आप चाहती हैं कि लोग मुझसे नफ़रत करें, मेरे बारे में आप कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती जिसमें आप मुझे जलील ना करें, रुसवा ना करें। लेकिन देखिए, एक हद होती है, आपको अपनी लिमिट्स का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये समझती हैं कि आप ये सब कुछ करके आवाम के दिलों में मेरी नफ़रत डाल लेंगे, मुझसे ये सब कुछ करवाएंगी, तो आप ठीक है। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे उनकी वाइफ अदालत पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर मेरा ख्याल है डिवोर्स के कोई पेपर शेपर्स उन्होंने किए या गोविंदा पे कोई केस कर दिया है। हैरत की बात यह है कि जब तक आप उन पर कीचड़ उछालती रहीं, वो खामोश रहे, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन आज जब गोविंदा एक लफ्ज़ बोले हैं तो आप कोर्ट पहुंच गई हैं, और कोर्ट पहुंचने के बाद या तो आपने तलाक जो है दायर किया है या फिर आपने उन पर केस किया है। इस वक्त बॉलीवुड में यही बात चल रही है कि भाई, एक बंदा जो हमेशा खामोश होकर एक एक बात सुनता रहा, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, आज वो एक बार बोला तो आपने उसकी चड्डी उतार के रख दी भाई, उसके ऊपर केस कर दिए। तो ये बात बड़ी हैरत वाली है और शर्म आती है, क्योंकि आज अगर उनके पास जो कुछ है भी तो वैसी गोविंदा की कमाई से जोड़ा हुआ होगा, उसी से कुछ उन्होंने बनाया होगा। गोविंदा कमाते थे तो वो सब कुछ करती थी ना, या तो उनका बैकग्राउंड हो जी के अंबानी के साथ वो उस ख़ानदान से हैं, तो अंबानी आज तक उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते जाते, उनको घर गिफ्ट किए या बहन समझ के, भाभी समझ के। कोई ऐसी हिस्ट्री है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ उनके पास है, बड़ी गाड़ियाँ, जो कुछ भी, वो गोविंदा का ही दिया हुआ है। तो जिसने इतना कुछ दिया उसी को जलील कर रही हैं, तो ये बात समझ से बाहर है भाई। ऐसी औरतें अपना आप तो बना लेती हैं रो धोकर बातें करके, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को ये बात समझ में आती है। एक बात याद रखें कि आज गोविंदा को कोई फिल्म मिल गई, गोविंदा हिट हो गए, भाई वो सब कुछ कर लेंगे वापस, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। आप क्या करेंगी? आप पॉडकास्ट कर करके, जलील कर करके ये कमाएंगी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी तमाशा सीज़न 5 के बारे में। तो तमाशा सीज़न 5 बड़ा मज़ेदार चल रहा है और सबसे मज़ेदार जो है वो पार्ट नज़र आते हैं बब्रिक शाह के। वो जो मैंने देखा, डॉक्टर जी जो कहता है अच्छा, और आगे से बब्रिक शाह कहते हैं ओ आ। यार क्या मज़ेदार वो सीन था, उसे देख करना बड़ा मज़ा आया, बड़ा बब्रिक शाह की क्या बात है यार। अच्छा, उसके बाद जो है फिल्म स्टार लैला का वो मैंने देखा, जब वो बात करने लगी तो डांस, नहीं रोना नहीं, हर बात पे रोना है यार, ये क्या है रोना है हर बात पे। तो मतलब ये है कि उनका रोने वाला कैरेक्टर पक्का कर दिया कि रोंदू है। उसके बाद डॉक्टर जी, ओए होए डॉक्टर जी, यार उस बंदे ने ना अपनी हरकतों से, वैसे वो निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसको पता चल गया है, मतलब शोज वालों को भी पता चल गया है कि डॉक्टर जी को निकाला तो शो सारा माठा पड़ जाएगा। आप डॉक्टर जी को लेके जाएंगे एंड तक, भले उसको वोटिंग हो ना हो। एक और एतराज़ जो आ रहा है वो मेरी समझ से बाहर है कि यार ये जो तमाशा सीज़न 5 है, इसमें ज़्यादातर सारे के सारे केपी के पठान क्यों हैं यार? अगर उनको लगता है कि टैलेंटेड है तो इसलिए उन्होंने रखा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बब्रिक शाह पठान है, अच्छा वो जो लड़की बहुत ज़्यादा लड़की है वो पठान है, अच्छा डॉक्टर जी पठान है, वो करली बालों वाले आई एम सॉरी टू से वो भी पठान है, बहुत सारे पठान हैं। तो ये इतराज़ कर रहे हैं लोग कि ज़्यादा सारे आपने पठान रखे हैं, तो क्या आपको पंजाब में कोई एक्टर? यार बब्रिक शाह जो हैं वो तो लाहौर में रहते हैं, हाँ अलबत्ता हैं पठान, और डॉक्टर जी जो हैं वो KPK से हैं, वो भी पठान है, पश्तो प्रोग्राम करते हैं वो लड़की। खैर आप लोगों को क्या लगता है, कोई कहीं ज़्यादती हुई है ऐसी
कि मुझे तो लगता है कि उनको जो लगा कि यार एक और जो एतराज़ मुझे समझ में आता है वो ये था कि जो ये कहते हैं कि तमाशा सीज़न 5 के लिए आप अपने वो भेजें, अपना ऑडिशन भेजें, चीज़ें भेजें तो आपको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने सुना है कि ये सब ड्रामेबाजी है, कोई भी ऑडिशंस और ये चीज़ें नहीं होती, सब सिलेक्ट होते हैं। लेकिन सैफ से जब मेरी बात हुई थी, सैफ अली ख़ान से, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैंने खुद सुमैर भाई उनको भेजा था और अदनान सिद्दीकी से मेरी बात हुई थी। उस वक्त मैं रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन मैंने उनको बताया था कि अगर आप मुझे कास्ट करते हैं, मुझे रखते हैं, तो फ़ायदा ये होगा कि KPK के लोग जो ये तमाशा सीज़न और ये चीज़ें नहीं देखते वो भी देखने लग जाएंगे और वहाँ से भी आपको ऑडियंस मिलेगी। तो वही हुआ, फिर उनको वहाँ से ऑडियंस मिली और सैफ अली ख़ान को। अच्छा, एक और जो आपको हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ, एक ड्रामा आपने देखा होगा, पार्लर वाली लड़की में मोमना इकबाल आई थी, उनका पहला ड्रामा था, और ज़ेब खान का भी पहला ड्रामा था। लेकिन आज मोमना इकबाल कहाँ है और ज़ेब खान कहाँ है, ये भी आपके सामने है। और ज़ाहिर है अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। ये तो व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ेब को अल्लाह ने कोई रुसवा कर दिया, बस ये है कि उनको काम ज़्यादा मिल गया और इनको काम उस तरह नहीं मिल सका। और एक और बात भी लोग कहेंगे कि आप जो ये आयत पढ़ रहे हैं तो ऐसे लोगों पर पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ अल्लाह की बड़ाई के लिए बता रहा हूँ कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।